बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में जो कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए थे उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या था? जीमैक्स कम्युनिकेशन लिमिटेड आर सोल डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ जीएसएम मोबाइल टेलीफोन इन रावलपिंडी। ठीक है जी। तो जीएसएम कम्युनिकेशन जो कंपनी है वो सोल डिस्ट्रीब्यूटर है मोबाइल टेलीफोन्स की रावलपिंडी में। Mobile cases are imported by the company and after assembling and packing, mobiles are sold out from their showroom located in Sadar. The company decided to introduce latest brand of mobile set in the local market. However, local assembling of such set would cost 20 million. तो जो मोबाइल फोन असेंबल करने के लिए उनको प्लांट चाहिए, वो जो प्रोजेक्ट ये लगाना चाह रहे हैं उसके लिए कितनी कॉस्ट खर्च करनी पड़ेगी उनको? 20 मिलियन। मतलब वो प्लांट एंड मशीनरी जिसके जरिए ये असेंबलिंग परफॉर्म होगी, वो असेंबल करने के लिए, वो प्लांट एंड मशीनरी लगाने के लिए उनको कितना खर्चा करना है? 20 मिलियन। तो ऑब्वियसली प्लांट एंड मशीनरी जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन अगर वो प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल करने में या उसको अवेलेबल फॉर यूज करने में अगर एक सब्सटेंशियल पीरियड लगता है तो फिर वो प्लांट एंड मशीनरी क्वालिफाइंग एसेट है। ठीक है ना, ये सारी बातें आपको समझ होनी चाहिए। अच्छा जी। डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू फाइनेंस दिस प्रोजेक्ट by obtaining loan equivalent to 70% of the project। तो अगर एक्सपेंडिचर हमने 20 मिलियन का करना है और हमने लोन लिया है प्लांट एंड मशीनरी लगाने के लिए, कितना? 70% ऑफ द एक्सपेंडिचर। तो जरा बताइए लोन का अमाउंट कितना हुआ? 20 मिलियन का 70%, 14 मिलियन। ये इस बात की निशानदेही है कि 20 मिलियन में से 6 मिलियन तो हमारे पास पहले ही मौजूद है। तो 6 मिलियन का एक्सपेंडिचर करने के लिए हमें कोई बोरिंग कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ रही, हम कोई लोन बोरो नहीं कर रहे। तो हमें जो अपने पास 6 मिलियन के अलावा 14 मिलियन का एक्सपेंडिचर करना है ताकि टोटल एक्सपेंडिचर 20 मिलियन का हो जाए। तो इजाफी 14 मिलियन के एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए हमने लोन लिया। यस और नो? जवाब दें। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने आपको समझाया था ये जो स्पेसिफिक लोन होगा या स्पेसिफिक फंड होगा या तो टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर होगा या उससे कम होगा। तो हम पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट को फाइनेंस नहीं कर रहे बल्कि पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट की कॉस्ट को फाइनेंस कर रहे हैं। और हम कितना लोन रेज कर रहे हैं? हमने फिर कितना लोन रेज किया? हमने कितना लोन जनरेट किया? क्या हमने 20 मिलियन का लोन जनरेट किया? 14 मिलियन का लोन जनरेट किया? 14 मिलियन का। और ये 14 मिलियन पूरे के पूरे इस प्रोजेक्ट में क्या हो जाएंगे बेटा? खर्च हो जाएंगे। यस और नो? जब ये 14 मिलियन पूरे के पूरे इस प्रोजेक्ट में खर्च हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 14 मिलियन को मैं क्या ट्रीट करूं? जनरल लोन ट्रीट करूं या स्पेसिफिक ट्रीट करूं? स्पेसिफिक। ठीक है ना? गुड। अच्छा जी। The directors decided to finance this project by obtaining loan equivalent to 70% of the project cost at 20% per annum for a period of 6 months। लोन लिया गया है 6 महीने के लिए जो कि कॉस्ट के 70% के बराबर है। 14 मिलियन का लोन लिया गया है। कितने इंटरेस्ट रेट पे लिया गया है? 20% पर। कितने वक्त के लिए लिया गया है? 6 महीने के लिए। ओके जी। द लोन वॉज सैंक्शन ऑन 1 जुलाई। लोन आपको कब मिला? 1 जुलाई को। मतलब आपकी लायबिलिटी पर इंटरेस्ट अक्रू होना शुरू हुआ 1 जुलाई से। वॉज इमीडिएटली प्लेस्ड इन अ सेविंग अकाउंट। और फौरी तौर पर इस लोन से जनरेट होने वाले फंड्स को सेविंग अकाउंट में प्लेस कर दिया गया। द एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन सेविंग अकाउंट इज 12% एनुअली। और सेविंग अकाउंट में कितना रिटर्न मिलेगा आपको? 12%। उसके बाद ड्यू टू सर्टेन इंटरनल डिलेज द कंपनी स्टार्टेड यूटिलाइजेशन ऑफ बोरिंग फ्रॉम 1 अगस्त। क्योंकि डिले आ गए और डिले आने की बिना पर क्या हुआ? आपको फंड इस्तेमाल जो करने को मिले वो कब मिले? फंड इस्तेमाल करने को मिले कब से? 1 अगस्त से। यानी कि आसान लफ्जों में प्लांट की इंस्टॉलेशन या कंस्ट्रक्शन कब से शुरू हुई? 1 अगस्त से शुरू हुई। द एंटायर लोन वाज पेड ऑफ ऑन 31 दिसंबर। और सारा लोन जो है वो 31 दिसंबर को पे ऑफ कर दिया गया। यानी कि लोन का टोटल आउटस्टैंडिंग पीरियड कितना बना? 6 मंथ्स। लोन को सब्सटेंशियल पीरियड कितना मिला? लोन को सब्सटेंशियल पीरियड कितना मिला? 5 मंथ्स। तो इस लोन पर एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट 6 महीने की होगी, जिसमें से 5 मंथ्स की बोरिंग कॉस्ट क्या होगी? कैपिटलाइज होगी।
और क्योंकि ये स्पेसिफिक लोन है तो स्पेसिफिक लोन की बोरिंग कॉस्ट जो निकाली जाती है वो एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट निकाली जाती है। तो एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट में से 5 महीने की बोरिंग कॉस्ट क्या कर देंगे हम, कैपिटलाइज कर देंगे। और एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंडिचर पे निकलती है, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट जो है वो उस लोन की लायबिलिटी पे वर्कआउट की जाती है। जवाब दीजिए, आप सब जवाब दीजिए बेटा। एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट जो है वो एक्सपेंडिचर पे निकाली जाती है, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट जो लायबिलिटी है उस पर वर्कआउट की जाती है, लायबिलिटी पे वर्कआउट की जाती है, लायबिलिटी पर। ये छोटी छोटी बातें इनको मत भूलें बनाए मेरे भाई। ठीक है, तो यार इसका सोल्यूशन तो बड़ा ही आसान था, कोई मुश्किल बात थोड़ी है। जवाब इसका रिक्वायरमेंट तो पढ़ ले। रिक्वायरमेंट क्या, रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। अच्छा जी, कोई इशू नहीं। तो जी मैक्स लिमिटेड स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट वर्कआउट कर लीजिए बेटा, 14 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 12। क्या आंसर आता है? ठीक है जी, 1167 अगर राउंड कर दो मैं इसको, ठीक है जी, रुपीज इन थाउजेंड, करेक्ट। ये बोरिंग कॉस्ट आपकी कैपिटलाइज होगी, दैट्स ऑल। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इनकम क्योंकि जुलाई से बिलोंग करती है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं अगस्त में आके ही वो जो आपके फंड्स थे वो यूटिलाइज होना शुरू होगा ना, क्योंकि हमें कोई फंड्स की यूटिलाइजेशन की डेट तो नहीं दी गई, तो हम ये अज्यूम करेंगे अगस्त को ही आपने सारे पैसे खर्च कर डाले। तो इसका मतलब कि आपकी जो इनकम थी वो इन्वेस्ट रही, आपका जो अमाउंट था फंड था वो इन्वेस्ट रहा सिर्फ कौन से मंथ में, जुलाई के मंथ में। और क्योंकि जुलाई का मंथ जो है वो सब्सटेंशियल पीरियड नहीं है, तो लिहाजा उस एक मंथ की इंटरेस्ट इनकम को हम यहाँ से लेस नहीं करेंगे, उसको हम अलग से क्या मानेंगे बेटा, इनकम मानेंगे। ठीक है, तो अगर सब्सटेंशियल पीरियड से बिलोंग करती इन्वेस्टमेंट इनकम तो हम क्या करते हैं, उसको इसमें से लेस करते हैं। बस सिंपल इसका जवाब इतना सा हो गया कि 1167 क्या करना है आपने, कैपिटलाइज करना है बतौर बोरिंग कॉस्ट, और बाकी एक मंथ का इंटरेस्ट जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और एक मंथ का इन्वेस्टमेंट इनकम भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इतना आसान क्वेश्चन था, कोई मुश्किल क्वेश्चन था ही नहीं बेटा। आप सब जवाब दीजिए। ऐसा ही है। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए आप। अगला सवाल क्या है बेटा हमारे पास, ABC company contracted with XYZ company to build additional factory building of rupees 50 million। ये था ना होमवर्क बेटा। ABC कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया XYZ कंपनी को कि वो उसके लिए फैक्ट्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करे इजाफी एडिशनल, कितने की, 50 मिलियन की, ऑन एग्जिस्टिंग लैंड ऑफ द कंपनी, उस जमीन पर जो कंपनी के पास पहले से मौजूद है। तो कंपनी अलग से कोई जमीन परचेज नहीं कर रही। वर्क वॉज कंप्लीटेड ऑन 30 जून 2001, 30 जून 2001 को काम मुकम्मल हो गया। द कंपनी मेड फर्स्ट पेमेंट ऑन 1 जनवरी 2001, कंपनी ने पहली पेमेंट की है 1 जनवरी 2001 को, ऑफ रुपीज 5 मिलियन, 5 मिलियन की। द कंपनी वॉज अवेलिंग बैंक लोन फॉर ओवरऑल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है जी, ओवरऑल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के लिए कंपनी ने कितना एक्सपेंडिचर किया है, मतलब जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको परफॉर्म करने के लिए कंपनी ने बैंक लोन लिया है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पे खर्चा कितना होना है।
अभी तो हम देख कर आए 50 मिलियन खर्चा होना ना, बट 50 मिलियन ओके। ठीक है, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के लिए लोन लिया किससे? फ्रॉम द कश्मीर बैंक लिमिटेड एट द एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 16%। कश्मीर बैंक से लोन लिया, तो बजाय तो लग रहा है ये लोन स्पेसिफिक है क्योंकि इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए लिया है, लेकिन जब हम इस लोन का अमाउंट देखते हैं, द बैलेंस ऑफ बैंक लोन वाज 138 मिलियन ऑन 30 जून 2011। तो हमने लोन कितना लिया? 138 मिलियन का। तो भैया 138 मिलियन में से हम अगर 50 मिलियन खर्च भी कर रहे हैं, फिर भी हमारे पास 88 मिलियन बच जाएंगे। यस और नो? तो ये 88 मिलियन आप कहाँ खर्च करोगे यार? किसी और काम में खर्च करोगे ना यार। इसका मतलब क्या मैं इस लोन को स्पेसिफिक लोन मान सकता हूँ? क्या मैं इस लोन को स्पेसिफिक मान सकता हूँ? नहीं ना, जनरल मानना पड़ेगा मुझे। इसका मतलब ये हो क्योंकि इससे कुछ और काम भी हो जाएंगे। 88 मिलियन बड़ा ह्यूज अमाउंट है। ठीक है जी। फॉलोइंग आर द फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट। तो पहली पेमेंट तो कब हो गई बेटा? 1 जनवरी को हुई। अब उसके बाद फर्दर पेमेंट हो रही है। कब हो रही है? 25 जनवरी 2001 को 10,000 की यानी 10 मिलियन की पेमेंट हो रही है, रुपीज इन 1000। 5 फरवरी को पेमेंट हो रही है 5,000 की। 3 मार्च को पेमेंट हो रही है 20,000 की। और 6 क्या कहते हैं जनाब, जुलाई को 6 जून को पेमेंट हो रही है 10,000 की। तो अगर हम काउंट करें तो पहले वाले 5 जो 1 जनवरी को थे, और ये 25 वाले 10 कितने हो गए? 15, फिर 5 कितने हो गए? 20, फिर 20 और 20 40, और 10 कितने हो? 50। तो टोटल एक्सपेंडिचर हमें क्लियरली 50 मिलियन का होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये तो कोई मुश्किल चीज ही नहीं है मेरे भाई, बड़ी सिंपल सी चीज है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर हमें ये करना है कि चूंकि ये सारे के सारे जो एक्सपेंडिचर हैं ये इनकर हो रहे हैं कहाँ से, क्या कहते हैं, इनकी फाइनेंसिंग कहाँ से हो रही है? जनरल बोरिंग से। तो अब इन एक्सपेंडिचर पे रेट लगाना है कौन सा? कैपिटलाइजेशन रेट। और क्योंकि लोन एक ही है, मल्टीपल लोन्स नहीं है, तो अगर जनरल लोन एक ही होगा तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमें क्या मानना पड़ेगा बेटा? कैपिटलाइजेशन रेट। तो हमें उस केस में कैपिटलाइजेशन रेट अलग से वर्कआउट करने की जरूरत नहीं होगी। यस और नो? ठीक है ना। अगर 2 लोन्स होते, 3 लोन होते, फिर हम क्या करते हैं? कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करते हैं। अभी करने की जरूरत ही नहीं है। अभी 16% को ही क्या मान लें आप? कैपिटलाइजेशन रेट मान लें। ठीक है, उसके बाद कहता है कैलकुलेट द अमाउंट टू बी कैपिटलाइज इन अकॉर्डेंस ऑफ इन अकाउंट्स ऑफ एबीसी कंपनी एज ऑन 30 जून 2001 इन अकॉर्डेंस विद आईएस 23। ठीक है जी। व्हेन, और एक सवाल अलग से थ्योरी का कि भाई वो कौन सी पॉइंट होती है जहां से हम बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना शुरू करते हैं, तो वो पॉइंट आपके पास लिखा हुआ है थ्योरी के अंदर। तो 3 नंबर का मतलब पहले पेपर के अंदर क्वेश्चन बड़े आसान हुआ करते थे और स्कोर ज्यादा हुआ करता था। अब पेपर में क्वेश्चन मुश्किल है और स्कोर भी कम है। तो ये तो आप ये पुराने जमाने वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, आसान आसान क्वेश्चन। ये क्वेश्चन उस जमाने के लोगों को मुश्किल लगते होंगे, लेकिन आज के लिहाज से जब आज के बच्चे करते हैं उनको बड़ी आसानी लगती है भाई। ठीक है ना। तो ये आपके सामने 7 नंबर, 3 नंबर। ठीक है जी। अब बात ये है, अनफेयर नहीं है, अनफेयर नहीं है। ये उस वक्त ये क्वेश्चन वो लोग उस वक्त कर रहे थे जब उनके पास प्रैक्टिस के लिए कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं था, और आप जब कर रहे हैं जब आपके पास 30-30 साल के पास पेपर्स अवेलेबल हैं। तो अनफेयर नहीं है, फेयर है बिल्कुल। ठीक है। उस वक्त ना कोई स्टडी टेक्स्ट था, ना कोई गाइडेंस मटेरियल था, बस सिलेबस था। उस सिलेबस को कहीं से भी पूरा कर लो और कुछ नहीं पता उस सिलेबस में क्या है, वो एक लाइन लिखी हुई है उसका मतलब क्या है। तो ये अनफेयर नहीं है, बहुत सारी बातें थी। तो अपनी अपनी एज में आके सोचना पड़ता है। यहाँ से बैठ के बात करना एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंट का ये कहना कि हमारे वक्त में सीए मुश्किल था, आजकल आसान हो गया, और आज वाले का ये कहना कि आपके पास पेपर आसान थे, हमारे मुश्किल है। तो दोनों अपने अपनी मर्जी की बात कर रहे हैं, दोनों अपने आप को फेवर कर रहे हैं, दोनों बातें गलत है। ठीक है, तो दोनों तरफ आके सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है जी। बहरहाल तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर 25 तारीख आ रही है, कहीं पे 5 तारीख आ रही है, कहीं पे जो है वो 3 तारीख आ रही है। तो इसमें आप क्या करें, पीरियड के लिए नंबर ऑफ डेज का यूज करें, फिर आप नंबर ऑफ डेज इस्तेमाल करें। ठीक है, नंबर ऑफ डेज का यूज करेंगे।
तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। एबीसी लिमिटेड, डेट एक्सपेंडिचर कैपिटलाइजेशन रेट पीरियड बोरिंग कॉस्ट। ठीक है जी। नाउ अब सबसे पहला एक्सपेंडिचर कब हो रहा है? 1 जनवरी। कितना हो रहा है? 5 मिलियन का, 5000 का। रेट कितना लगाएं? 16%। अब अगर हम नंबर ऑफ डेज को यूज करते हैं बेटा, तो फिर आपको ये हिसाब लगाना है जनवरी से लेकर 30 जून तक कितने दिन बने। तो जनवरी के दिन कितने हुए? 31, फरवरी के 28, मार्च के 31, मई के अप्रैल के 30, मई के 31 और जून के 30। हिसाब लगा लें बेटा सब लोग कितने दिन बनेंगे। जनवरी टू जून कितने डेज बने प्लीज बेटा जवाब देते सब लोग करें ना कैलकुलेट बेटा, बताइए। जनवरी 31 डेज, फरवरी 28 डेज, मार्च 31 डेज, अप्रैल 30 डेज, मई 31 डेज, जून 30 डेज। तो 30, 30 और 30 और 30 और 30 कितने हो गए बेटा? 150। फिर ये काउंट कर लो 150 के अंदर। 150 के अंदर क्या काउंट कर लो? 1 काउंट कर लो, 2 काउंट कर लो, ये 3 काउंट कर लो। कितने हो गए? 153 डेज। फिर 8 और प्लस कर दो, कितने हो गए? 161 डेज। और 20 और प्लस कर दो, कितने हो जाएंगे? 181 डेज। ठीक है जी। तो 181 डिवाइडेड बाय 365, तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 16% मल्टीप्लाई बाय 181 डिवाइड बाय 365। बताइए क्या आंसर आता है? कोई जल्दी करें बेटा, जल्दी करें, टाइम शॉर्ट है, जल्दी कीजिए प्लीज। बताइए क्या आंसर आता है? कितना? 396.71, 397 कर दीजिए आप। ठीक है जी। उसके बाद अगला एक्सपेंडिचर कब हो रहा है बेटा? अगला एक्सपेंडिचर हो रहा है 25 जनवरी को। कितना हो रहा है एक्सपेंडिचर? 10 मिलियन। रेट कितना है? 16%। तो अब 25 को अगर हो रहा है तो आप क्या करें? सिंपल 24 दिन निकाल दें जनवरी के, है ना? जनवरी के 24 दिन निकाल दें। तो 181 में से अगर आप 24 दिन निकाल देंगे तो आपको बाकी दिन मिल जाएंगे। यस और नो? जनवरी के 24 दिन गुजर चुके हैं,
अब रिमेनिंग डेज कितने बाकी हैं वो निकाल लें सब लोग प्लीज। तो सिंपल क्या करना है आपने, 181 में से 24 माइनस कर लेना है, कितना बचेगा 157 डेज। तो क्या करें बेटा, 157 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, 10,000 का 16% मल्टीप्लाइड बाय 157 डिवाइड बाय, कितना आंसर आया कंफर्म करें सब लोग। क्या गलत है बेटा, 688 आंसर आ गया। ठीक है जी। उसके बाद अगला एक्सपेंडिचर कब हो रहा है बेटा, 5 फरवरी को हो रहा है। कितने से हो रहा है, 5,000 से। रेट लगाया 16%। अब 5 फरवरी को हो रहा है तो सिंपल आप 181 में से जनवरी के 31 दिन निकाल दें और फरवरी के 4 दिन निकाल दें, यानी 181 में से आप टोटल 35 दिन निकाल लें, जनवरी पूरा निकाल दें, फरवरी के 4 दिन निकाल दें, 5 फरवरी से दिन काउंट करें, जवाब दें। वन 181 में से अगर मैं जनवरी के 31 दिन निकालता हूं तो बचते हैं कितने दिन बेटा, 150 दिन। और 150 में से मैं अगर फरवरी के 4 दिन निकालता हूं तो बचते हैं 146 डेज, क्योंकि 5 फरवरी तो मैं काउंट कर रहा हूं। हाँ जी, कितना आंसर आता है बेटा, 320 आ रहा है या 318 आ रहा है, 300। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट वन इज व्हाट, 3 मार्च को, 3 मार्च 2001 कितना एक्सपेंडिचर है, 20,000, 16%। तो अब क्या करें बेटा, 181 में से जनवरी पूरा निकाल दें, फरवरी पूरा निकाल दें, 181 में से आप 31 भी माइनस कर दें, 28 भी माइनस कर दें और मार्च के 2 दिन भी माइनस कर दें, टोटल 61 डेज माइनस कर दें। तो जैसे आप 181 में से 61 डेज माइनस करेंगे तो आपको आंसर बचेगा 120 डेज, 120 दिन। जवाब दें। ठीक है, 120 दिन आंसर आ रहा है बेटा, नंबर ऑफ डेज 120 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, जवाब दें बेटा प्लीज। तो 20,000 का 16% मल्टीप्लाइड बाय 120 डिवाइड बाय 365, 1052। ठीक है जी, ओके। उसके बाद आखिरी एक्सपेंडिचर हो रहा है 6 जून को, कितना हो रहा है, 10,000 का, रेट कितना है, 16%। ठीक है, तो अगर 6 जून से 30 जून काउंट करें तो कितने दिन बनेंगे बेटा, 25 दिन बनेंगे, 25 डिवाइड बाय 365। ठीक है, आंसर निकालिए। एक 110 या 111 बेटा, क्या बन रहा है आंसर। इन सबका सम कर दीजिए बेटा, ये 26 नहीं है, 25 से ख्याल रखिएगा।
25 लिखा है मैंने, 25 दिन बन रहे हैं, शायद 111 जो है 26 की वजह से ना आ रहा हो। हाँ भाई सम करके बताइए कितना बनता है। 397 प्लस 68 88 प्लस 320 प्लस 1052 प्लस 110। टू 567। ओके जी, अब आप सब जानते हैं इसको सॉल्व करने का एक, अगर अगर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में जनरल बोरिंग्स हो और कुछ ना हो तो इसका सॉल्व करने का एक और वे ही क्या है, एक और वे आपके सामने है, और वो बड़ा सिंपल सा वे है। वो दोबारा आपको याद दिलाने की खातिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि आप निकाल लें एवरेज एक्सपेंडिचर। एवरेज एक्सपेंडिचर आउट ऑफ जनरल फंड्स ड्यूरिंग सब्सटेंशियल पीरियड। तो अगर सिर्फ आपको जनरल बोरिंग कॉस्ट निकालनी और स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट नहीं निकालनी तो फिर आपको एलोकेशन ऑफ फंड्स की जरूरत ही नहीं है उस केस में। तो आप डायरेक्ट क्या करें, एवरेज एक्सपेंडिचर निकालें और एक बार रेट अप्लाई कर दें और दैट्स ऑल। तो एवरेज एक्सपेंडिचर कैसे मिलेगा आपको बेटा, आप सब जानते हैं कि पहला एक्सपेंडिचर है 5000 का, जैसे मैं इस 5000 को पीरियड से मल्टीप्लाई कर दूंगा ये एवरेज बन जाएगा 181 डिवाइड बाय 365। उसके बाद जो अगला एक्सपेंडिचर है 10,000 का, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 157 डिवाइड बाय 365 से, ये भी एवरेज एक्सपेंडिचर बन जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद जो अगला एक्सपेंडिचर है 5,000 का, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 146 मल्टी डिवाइड बाय 365, तो ये भी एवरेज एक्सपेंडिचर बन जाएगा। और उसके बाद 20,000 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा जितने दिन ये आउटस्टैंडिंग रहा एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंडिचर होने के बाद इसको कितना सब्सटेंशियल पीरियड मिला, तो 120 डिवाइडेड बाय 365। उसके बाद लास्ट वन 10,000 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 25 डिवाइडेड बाय 365। बताइए बेटा 5,000 का बताइए, जल्दी बता, क्विक जल्दी बताइए 5,000 का एवरेज क्या आया मल्टीप्लाई 181 डिवाइड बाय 365 करने से। जल्दी कर दें बेटा, जल्दी करवा दें इसको प्लीज। 2470 है। अच्छा नेक्स्ट 10,000 का क्या आंसर है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 157 डिवाइड बाय 365। चार हजार 301। अच्छा जी 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 146 डिवाइड बाय 365। अच्छा जी 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 120 डिवाइड बाय 365। 6,575। और 10,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 365।
ठीक है, बताइए। फाइनल आंसर क्या बना? 685। इन सब का सम निकालिए। $16,040। अब आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कैलकुलेशन रेट कितने से, 0.16। 40 या 14? 40 या 14 बेटा? 13। मेरे पास तो 13 आ रहा है। 9 और 1 10, 5 15 और 8 13 आ रहा है, 13। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा 16% से, बेटा 16% से। 16,013 है, 14 है, हाँ 2000 562। अब ये राउंडिंग का एरर है, वही राउंडिंग का। ऊपर 2567 आ रहा है, नीचे 2562 आ रहा है, तो ये सब कुछ जो है वो राउंडिंग का प्रॉब्लम। ठीक है, बहरहाल तकरीबन आंसर सेम है, 5 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? ना तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके सामने आंसर आ गया। ये आपने किया था घर पे होमवर्क बेटा, बताओ? अगर आपने खुद से किया तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही है ना? जवाब दें। चलें बेटा, बेहतरीन। तो ये सारी बातें आपसे डिस्कस हो गई। एक और क्वेश्चन था आपके पास होमवर्क में। ठीक है, वो भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, सेम दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ था बेटा। क्वेश्चन नंबर 6। बस उसमें क्या था, उसमें आपको रेट नहीं दिया हुआ था, रेट निकालना था। तो उसने कहा था इंटरेस्ट रेट, जहां बिल्कुल सेम था, लेकिन इंटरेस्ट रेट दिया हुआ नहीं था। कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 23 पैसा, 23 रुपी पर डे, 0.23 रुपी, सॉरी 23 पैसा, 0.23 रुपी पर डे पर 1000। हर 1000 रुपए पे इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल के हर 1000 रुपए पे इंटरेस्ट देना है 23 पैसा। ठीक है, हर दिन देना है हर 1000 रुपए के ऊपर। तो आप उसको चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके क्यूएमटी के क्वेश्चन बैंक में ये बिल्कुल सेम ये लाइन मौजूद थी कि अगर आप इंटरेस्ट देते हैं 23 पैसा हर दिन हर 1000 रुपए के ऊपर, तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? आपको याद होगा। तो आपको पहले इस 0.3 पर डे पर 1000 को इंटरेस्ट रेट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्यूएमटी याद है, भूल चुके हैं बेटा? देखो क्यूएमटी कितनी इस्तेमाल हो रही है यहाँ पर, अब ये देखो तुम। ठीक है जी, इंटरेस्ट रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट 0.23 इंटरेस्ट है। 23 पैसा इंटरेस्ट है, 1000 रुपए पर अमाउंट है 23 पैसा एक दिन का। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में क्या कर दूं 365, तो ये पूरे साल का इंटरेस्ट बन जाएगा। और जब मैं पूरे साल के इंटरेस्ट को डिवाइड कर दूंगा प्रिंसिपल अमाउंट से, 1000 से,
तो ये मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। तो 23 पैसा एक दिन का इंटरेस्ट है हर 1000 रुपए के प्रिंसिपल पर। जब मैंने 23 पैसे को मल्टीप्लाई बाय 365 किया तो पूरे साल का इंटरेस्ट बन गया। जैसे पूरे साल के इंटरेस्ट को मैंने 1000 रुपए प्रिंसिपल से डिवाइड कर दिया तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। बताइए कितना? 8.395। तो राउंड करें तो 8.4%। ठीक है जी, 8.4% क्या बन गया? इंटरेस्ट रेट बन गया। ठीक है ना? तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, अब आगे कोई मसला नहीं। और यहाँ पे भी डेट्स वही हैं, सेम टू सेम डेट्स हैं। तो अभी आपने 16% से निकाला आंसर। अगर आप उसी 16% को मिटाकर बीच में क्या लिख दें, खाली सॉल्यूशन में सिर्फ क्या लिख दें, 8.4%, तो आपका पूरा का पूरा आंसर कन्वर्ट हो जाएगा बेटा इस आंसर। क्या ख्याल है? ठीक है, तो अब हमने आगे बढ़ना है और हमें आगे जाना है अब डिटेल क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने क्वेश्चन यहाँ बना के रख देता हूँ, आप जरा उसको प्रैक्टिस करें या उसको आप होमवर्क में करें तो हम उसको मजीद देखते हैं। An entity starts the construction of factory building on 1st July 2019 and incurred following expenditure। ठीक है, डेट एक्सपेंडिचर 1st जुलाई एक्सपेंडिचर इनकर किया 1,500,000। 1st अक्टूबर 2,500,000 का। 1st जनवरी 2 मिलियन का एक्सपेंडिचर किया एंड देन 1st अप्रैल 1 मिलियन का एक्सपेंडिचर किया। ठीक है जी, कंस्ट्रक्शन above
expenditure were financed through the following sources. Loan of rupees 5 million was obtained specifically on 1st July at 12%. Surplus funds are invested at 8%. Any further amount was financed through bank OD facility, which carries interest at 15%. Substantial period ends on 30th June 2020, which is also ईयर एंड। ठीक है, सब्सटेंशियल पीरियड एंड हो रहा है 30 जून को, जो कि ऑल्सो ईयर एंड भी है, ऐसा ही है। तो जरा बताएंगे आप सब लोग, जो ईयर एंड है, अब जब ईयर एंड है तो बताइए कितनी बोरिंग कॉस्ट आप कैपिटलाइज करेंगे जर्नल स्पेसिफिक सब मिलाकर एक अकाउंटिंग पीरियड में। हो जाएगा क्वेश्चन बेटा? जो जितनी रिक्वायरमेंट मैं सॉल्व करवा चुका हूँ सारी सॉल्व करें, मतलब यानी कि नंबर 1 बोरिंग कॉस्ट कितने से कैपिटलाइज होगी, नंबर 2 टोटल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस क्या होगा, नंबर 3 कोई बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंस इसमें नहीं आता, एक्सपेंस मेरे ख्याल से, चलो इसमें बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज ही आ रही है। ठीक है जी। अच्छा, ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, जाहिर सी बात है बैंक के ओवरड्राफ्ट से तो हम बाकी चीजें भी पे कर रहे होंगे, और बैंक ओवरड्राफ्ट से हम अपनी जरूरत के तहत इस प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग में ले रहे होंगे। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को हम जनरली क्या मानेंगे बेटा? जनरल लोन मानेंगे, कि अगर हम ओवरड्राफ्ट इस्तेमाल कर रहे हैं बैंक का तो उसको हम जनरल लोन की तरह ट्रीट करेंगे। तो जिस अगर बैंक के ओवरड्राफ्ट से अगर कोई हम एक्सपेंडिचर करते हैं बैंक के ओवरड्राफ्ट के जरिए, तो उस एक्सपेंडिचर का जो जो रेट होगा वो कैपिटलेशन रेट होगा, और उस पर कैपिटलेशन रेट अप्लाई करके हम बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है बेटा, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व? जवाब दें सब लोग। क्या ये क्वेश्चन आप सब सॉल्व कर लेंगे बेटा? सब लोग प्लीज रिस्पॉन्स। ठीक है ना? तो ये उम्मीद की जा सकती है आपसे इंशाल्लाह।
तो ये कंप्लीट कीजिए बेटा, बाकी बातें कल होंगी। तो कल हम पास पेपर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे अगर आप ये कर लेते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ तक स्टॉप करेंगे, बाकी डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।